सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सीरीज़ कराने जा रहा हूँ ज्योग्राफी की। लगभग 100 क्वेश्चंस है और उसमें 5 क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से लगभग 500 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद में ये पेपर बना है जो यूपीएससी, पीसीएस और आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है। एक कथन है क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधता के साथ साथ जलवायु, संस्कृति एवं आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। दोनों सही है, यानी दोनों कथन आपका सही है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आप यहाँ पर देखें तो इसलिए कहा जाता है भारत को जो है उपमहाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, थार मरुस्थल, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र, दक्कन पठार, समुद्र तट भी आपको मिल रहा है, बहुत सारे द्वीप भी आपको मिल रहे हैं, अलग अलग जो अपनी भौगोलिक पहचान रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी टाइप की जलवायु भी है, मिट्टियाँ भी हैं जो इसको एक अद्वितीय बनाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप देखें। तो निम्नलिखित को सही रूप में सुमेलित करना है आपको। भारत का दक्षिण बिंदु एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, यानी पहले का ए का पहला सही बिल्कुल। यानी भारत का उत्तरी बिंदु जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। भारत का जो सबसे नदन बिंदु है कौन सा है? इंदिरा कॉल जिसको कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल है। बी ऑप्शन है आपका, मतलब बी कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, बिल्कुल ये भी सही है आपका। बी का दूसरा सही है। और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका देखा जाए तो कैप कैमरिन या कन्याकुमारी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु जो सी है आपका 3 होगा। दक्षिणतम बिंदु समग्र क्षेत्र में देखा जाए, यानी पूरे आप जो है वाटर बॉडी को भी आप कंसीडर करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। और ये कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। अगर सिर्फ लैंड की बात, मुख्य भूमि की बात पूछा जा रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। और अगर सबको लेके कहा जा रहा है कि यानी वाटर बॉडी और लैंड बॉडी दोनों सब मिला के, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है, जो कि क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है ये? आपका निकोबार द्वीप समूह में। फिर उसके बाद में जो भारत की पूर्वी सीमा है ये आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, भारत की सबसे पूर्वी सीमा। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? आपकी गुजरात, जो किवितु है। ठीक है, सॉरी ग्वारमोती आपकी जो है गुजरात में है। ठीक है, चलो तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर में स्थित है, या भारत मानक समय IST को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर तय किया जाता है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है। तो आपको बताना है तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका सभी सही है। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सारे विकल्प आपके सही हैं। यानी भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसको 0 डिग्री हम लोग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, फिर उसके बाद में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय IST तय किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से होकर गुजरती है आपकी? अगर देखा जाए तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो माना जाता है वो इलाहाबाद के नैनी से माना जाता है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुजरात में स्थित, मैंने भी आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव दोनों शामिल है, बिल्कुल शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को शामिल किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखें। तो पांचवा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आपका। यदि पृथ्वी की धुरी झुकी ना होती तो भारत के भूगोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती, बिल्कुल सही है। भारत में मानसूनी प्रणाली प्रभावित होती, बिल्कुल। भारत में केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती, यानी गर्मी ही रहती है ना, सिर्फ गर्मी रहती आपकी, एकदम हीट क्लाइमेट आपको दिखता, यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर। तो निम्नलिखित घटनाओं को आपको सही कालानुक्रम में लगाना है।
तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर देखें तो 1 3 2 4, यानी पहले आपका क्या आएगा, इधर देखिए ज़रा। तो पहले आपका भारतीय उपमहाद्वीप का गोंडवाना लैंड से अलग होना, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, जाके जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, फिर उसके बाद में जो है क्या हुआ, जो है वो फॉर्म हुआ, क्या बोलते हैं आपका जो हमारा हिमालय है, ठीक है। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, फिर यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, ठीक है, फिर यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ। और पहला एक सेकंड सॉरी पहला आपका पहला फिर तीसरा, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का गोंडवाना लैंड से अलग होना, फिर यूरेशियन प्लेट से टकराव, क्या हुआ, फिर यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ, फिर उसके बाद में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद में भारत की यूरेशियन प्लेट से पूरी तरह जुड़ जाना। ये जो है आपका सही क्रम है। चलो छठवां प्रश्न आपको बताना है। छठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका बताना है कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रेणियों में से एक है। आर है क्योंकि ये टेथिस महासागर के अवसादी निक्षेपों के संकुचित होकर ऊर्ध्वगामी होने से बना है। तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी विकल्प से। ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, यानी आपका दोनों सही है। क्लियर, दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आपका देखें तो सातवां प्रश्न आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सातवें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा और पूर्व में नीचा है ना। दक्कन का पठार बिल्कुल ये सही है, दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा और पूर्व में नीचा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल ये भी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कच्छकरण एक लवणीय दलदली क्षेत्र है जो मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है। तो ये भी सही है, कच्छकरण एक लवणीय यानी सैलाइन आपको जो है रीज़न मिलेगा, सैलिनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, जो मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है। चौथा आपका कथन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्गार से बने। भैया ये बिल्कुल गलत है ना, ज्वालामुखी उद्गार से नहीं बने हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्वालामुखी हैं, मतलब बैरन द्वीप नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। क्लियर, तो यानी 1 2 और 3 आपका सही है, 1 2 3 सही आपका। आठवां प्रश्न देखते हैं, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय ना होता तो भारत की स्थलाकृति पर क्या प्रभाव पड़ता, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भैया आ रहे हैं, है ना। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है, 8वें का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सोचिए और इसका आंसर आप दीजिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। क्या होगा, मानसूनी प्रणाली समाप्त हो जाती, उत्तरी भारत एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता, यानी एक डेजर्ट बन जाता एक तरह से। कैसा जो है एकदम आप कह सकते हैं जिसे थार डेजर्ट है वैसे ही बन जाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल प्रवाह भी बाधित होता। तो कितना इंपॉर्टेंट है हिमालय हमारे लिए, ठीक है। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसको सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद, ऐसे बताना है आपको। तो 9 का राइट आंसर अगर हम देखें तो ए है, यानी सबसे पहले गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ, फिर उसके बाद में भारतीय प्लेट का उत्तरी ओर बढ़ना हुआ, उत्तर की तरफ बढ़ी, ऊपर की तरफ गई, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीज़ें, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद टेथीस सागर का संकुचन, जो टेथीस सागर वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, और जो ये आज हिंद ओशियन है ये भारत के द्वारा बनाया गया है। कैसे, टेथीस सागर को चीरते हुए भारत जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। उसकी वजह से जो टेथीस सागर है जब उसको बीच से डिवाइड हो गया तो वहीं पर एक ओशियन बना जिसको आज हिंद ओशियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में टेथीस सागर का संकुचन हुआ, फिर डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, उसके बाद में आपका सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो पहला इसका सही है, ठीक है। तो ये कालानुक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चंस की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
भारत की जलवायु को मौसमी जलवायु मानसूनल क्लाइमेट कहा जाता है क्योंकि भारत में वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा, 10th का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ए होगा। कथन एक तो सही है, भारत की जलवायु को मौसमी जलवायु कहा जाता है, लेकिन इसका रीजन आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कोपेन महोदय उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब ये मौसमी हवाओं से प्रभावित अलग अलग गीले और शुष्क मौसमों की एक विशेषता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वार्षिक वर्षा के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण पश्चिम, ना कि उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम। क्लियर, ये याद रखना, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पूर्वोत्तर जो मानसून है वो अक्टूबर से दिसंबर मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और पुडुचेरी में वर्षा लेके आता है। लेकिन ये भारत के समग्र वर्षा पैटर्न का प्राथमिक कारण नहीं है। जो उत्तर पूर्वी वाला मसला है ये आपका साउथ वाले कुछ रीजन में आपका बारिश कराता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न हम लोग देखें। 11वां प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित जलवायु को उनकी विशेषताओं से सुमेलित आपको करना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके सही सुमेलित, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उच्च तापमान होगा, वहाँ पर वर्ष भर भारी वर्षा होगी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी। ठीक है, मानसूनी जलवायु ग्रीष्म में वर्षा कराएगी और शीतकाल में क्या लेके आएगी? शुष्कता लेके आएगी। शीत मरुस्थलीय जलवायु की बात करें तो अत्यधिक ठंड और न्यूनतम वर्षा। ठीक है, अगर शीत मरुस्थलीय जलवायु कहीं की तो अत्यधिक ठंड पड़ेगी और न्यूनतम वर्षा होगी। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी रीजन पाया जाएगा वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और वर्ष भर भारी वर्षा होगी। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होगा? शीत ऋतु में वर्षा होगी भैया, भूमध्य सागर मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होगा, और ग्रीष्म में आपको गर्मियों में सूखा नजर आएगा। क्लियर, चले नेक्स्ट देखिए हम लोग एल नीना ला नीना, है ना। एल नीना की स्थिति में भारत में मानसूनी वर्षा सामान्य से कम हो जाती है। क्या ये सही है? आपको बताना है, बिल्कुल सही है। एल नीना जब आता है तो भारत में जो मानसूनी वर्षा है ये कम हो जाती है। एल नीनो पे हल्का सूखा आने का वो रहता है, खतरा रहता है। फिर उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों की वर्षा लाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही वजह से उत्तरी मैदानों में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, और होता क्या है कि जो ला नीना है भारत में अधिक वर्षा का कारण बनता है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार आप देखें तो ला नीना की जो है स्थिति बन रही है भारत में, और इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। 29 मई से आपको लगेगा कि जो है मानसून आ गया है, 29 मई से। अब चौथा कह रहा कि मानसून भारत में केवल दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। नहीं, ये नहीं होगा। मानसून भारत में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से आता है, ये तो सही है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून भी तमिलनाडु में वर्षा लेके आता है। यानी आप कुछ रीजन में देखेंगे तो उत्तर जो है जब रिवर्स होता है जो है मानसून, तो उससे भी जो है आप देखेंगे तो तमिलनाडु वगैरह रीजन में वर्षा होती है। तो विकल्प आपका 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिट्टी के ऊपर है। जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी क्योंकि जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई गाद और अवसाद से बनती है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अच्छा, ये मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगी? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी और समुद्री तटों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण यहाँ पर आपको कौन कौन सी फसलें, धान, गेहूं, गन्ना और दलहन, ये आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ मिट्टी का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी जो काली मिट्टी है आपकी वो गहरे रंग की मिट्टी, जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, जिसमें कपास, कॉटन वगैरह ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में आप देखें तो बी जो है जलोढ़ जो मिट्टी है
आपकी किसके लिए, सिल्ट एवं बालू मिश्रण, उच्च उपजाऊपन, ठीक है। ये उत्तम जल निकासी क्षमता नदी घाटियों में पाई जाती है। फिर उसके बाद में लेटराइट की बात करें तो ये गर्म और आर्द्र जलवायु में बनने वाली मिट्टी है और ये एक अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। इसकी अम्लीय थोड़ी सी कैसी होती है, अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की बात करें तो लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसकी भी अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी काली मिट्टी मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की होती है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य, अभी मैंने बताया काली मिट्टी जो है आप देखोगे तो ज्वालामुखी उत्पत्ति की होती है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन इसमें पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। ये भी सही है, आपका दूसरा विकल्प भी सही है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जिससे कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है, तो बिल्कुल तीसरा भी सही। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। और बेसिकली जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको बताना है कहाँ पर मिलेगी, आपको बताना है कहाँ पर मिलेगी, कमेंट बॉक्स में करके आपको रिप्लाई करना है। फिर उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। चौथा आपका विकल्प गलत है। अगर बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थों की न्यूनता होती है इसलिए अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है, तो 1, 2 और 3 आपका विकल्प सही है। चलिए कथन ए दिया हुआ कि भारत के अधिकांश मानसूनी वनों की पर्णपाती प्रकृति होती है क्योंकि मानसूनी जलवायु में वर्षा मौसमी होती है जिससे पेड़ों को शुष्क मौसम में पत्तियां गिरानी पड़ती। आपको यहाँ पर क्योंकि, हमेशा आपको क्योंकि लगा के पूछना है। अगर वो उसका जवाब दे रहा है तो मान लीजिए कथन ए आर की व्याख्या करता है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। क्लियर, हाँ दोनों सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें तो आपको बताना निम्नलिखित वनों को उनके प्रमुख स्थानों पे सुमेलित करना है, प्रमुख स्थानों से सुमेलित करना है। तो 17 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी सारे आपके सही सुमेलित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो वेस्टर्न घाट्स, वन अंडमान और निकोबार, ठीक है, वनों के लिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पर्वतीय वन हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। मैंग्रोव वन, सुंदरबन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 17 का ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंग्रोव अगर बात करें तो ये खारे पानी के किनारे और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये मैंग्रोव। और अगर जो है पर्वतीय वन की बात करें तो ये ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं, मुख्यतः हिमालय तथा पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए, तो 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 3 और 4 सही है, ठीक है, 3 और 4 सही है। यानी पर्वतीय वनों में वृक्षों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है और भारत में वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में लागू करी गई थी, ठीक है, तो ये आपका सही है। मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन का पारिस्थितिकी महत्व क्या है। मैंग्रोव वनों के बारे में, इनके पारिस्थितिकी महत्व के बारे में देखें तो ये मिट्टी का अपरदन रोकते हैं और सुनामी से तटीय रक्षा करते हैं। जैसे कि आप सुंदरबन में देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सुनामी वगैरह, इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैली होती है कि ये सुनामी वगैरह नहीं आने देते और मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रीजन भी आपको मिलेगा, फिशरीज भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़े तो निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। 20 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए,
ए 43125 पहले आपका कौन सा आएगा? राष्ट्र वन नीति पहली बार लागू हुई, राष्ट्रीय वन नीति। फिर उसके बाद में आपकी चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। और इसकी डेट के बारे में बात करें तो 1952 में 1952 में पहली जो है राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई, ठीक है। और उसके बाद में आपका 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से शुरू हुआ। 1973 में सबसे पहले जो चिपको आंदोलन हुआ उसमें हो क्या रहा था कि लोग पेड़ों से चिपक गए थे कि ताकि उनके पेड़ों को काटा ना जाए, ठीक है। पर्यावरण जो है कंजर्वेशन को ले, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ऐसा काम किया गया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह जो है उसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये था 19 जो है 73 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, 1980 में, ठीक है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ। फिर उसके बाद 2002 में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ, ये 2002 में। वन संरक्षण 1980 मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो आपका कब बनाया गया? ये आपका 2011 में। कब बनाया गया? 2011 में। तो ये 20 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।